हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं ईएमआई की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अभी आप देखिए कि मुझे ये दे रखा है कि ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक एल लंबाई और जिसका जो नियर एंड है वो ए डिस्टेंस पे है और ये वाला लास्ट वाला ए प्लस एल डिस्टेंस पे है। इसको वी स्पीड से चला रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस इसके एंड्स के मध्य कितना हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें क्या है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी जिसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है वो एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वैसे तो अगर थ्रू आउट बी का मान सेम होता तो इसके एंड्स के मध्य जो ईएमएफ इंड्यूस बी वी एल होता। तो यहाँ पर वी कांस्टेंट है लेकिन बी वेरिएबल है, इसलिए हमको पहले एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस एक्स डी एक्स लंबाई। तो यहाँ पर पहले b लिखेंगे, तो b का मान है म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। तो बी वी डी एक्स इज डी ई हो गया ई एम एफ इंड्यूस्ड, बी वी डी एक्स। ये डी एक्स क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि b जो है कांस्टेंट नहीं है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πx वी डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है क्योंकि एक्स में फंक्शन बनाए, तो एक्स की वैल्यू फ्रॉम ए से ए प्लस एल। तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स है। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ई एम एफ इंड्यूस आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2π एल एन एक्स एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ये हो गया ई एम एफ इंड्यूस। तो अब नेक्स्ट, मतलब सीधी बात है, हमें जो है वो अगर कोई कॉइल है तो उससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए तब ईएमएफ इंड्यूस है। कोई रॉड है और उसको अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है तो बी वी एल होता है। अगर बी या वी वेरिएबल है तो फिर हम बी वी इंटू डी एक्स लिखते हैं। फिर वी जिसका फंक्शन होता है एक्स का वो लिख देंगे। अगर v कांस्टेंट है और b किसी का फंक्शन है तो वो लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। मानो b और v दोनों ही कांस्टेंट हैं और रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रही है, तब सीधा फार्मूला है बी वी है। वो किस तरह से आया था वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास कि ये कह रहा है कि इसमें करंट I0 साइन ओमेगा टी फ्लो हो रहा है, मतलब करंट वेरिएबल है। अब करंट वेरिएबल है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम का फंक्शन होगा किसी एक्स दूरी पर। एक्स का तो होगा ही, साथ में टाइम का भी होगा। अब इसने कहा कि एक कोई कॉइल है जो स्क्वायर कॉइल, उसके साइड है ए और यहाँ से नियर एंड इसका बी डिस्टेंस पर है। तो इसमें पूछा गया स्टेप बाय स्टेप, जब करंट ये है तब यहाँ पर फ्लक्स कितना है, अब फ्लक्स कितना है। तो हम तो करंट आई मान लें, आई के कारण फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, फिर आई की ये वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आई उसका फंक्शन है किसका, टाइम का, तो फ्लक्स भी टाइम का फंक्शन आ जाएगा। फिर फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। तो पहले जो फ्लक्स निकालेंगे वो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। अब फिर आप कहोगे कि यार ये सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं कि फ्लक्स निकालने के लिए फिर इंटीग्रेट करो और फिर डिफरेंशिएट करो। तो फिर इंटीग्रेट ही क्यों कर रहे हो? फिर इंटीग्रेट करके उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वही नहीं आ जाएगा? नहीं, वो नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे ओवर अपन एक्स। तो पहले करंट को हम आई मान लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी या माइनस डी फाई बाई डी टी। तो एक्स दूरी पर जो अगर करंट आई हो तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मान होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। अब एक यहाँ पर एक स्ट्रिप मानेंगे एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ की, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ए है ना, ये ए इंटू डी एक्स। तो ए इंटू डी एक्स कर देंगे तो डी फाई आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए डी एक्स अपॉन 2πx। मतलब बी गुणा, ये तो बी है, बी गुणा एरिया ए डी एक्स है, डी ए एरिया ए डी एक्स है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है डी एक्स।
बोला डी एक्स क्यों लिया, क्योंकि बी का मान एक्स का फंक्शन है, तो उसे एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स तक फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन कंसिडर बी एज ए कॉन्स्टेंट। तो उस बी को कॉन्स्टेंट मानते हुए वो जरा सा जो एरिया आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डी फाई आ जाएगा। डी फाई, अब फाई कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि एक्स की लिमिट चेंज हो रही है फ्रॉम बी टू बी प्लस ए, क्योंकि ये यहाँ तक तो बी है और ये जो है बी प्लस ए है, तो नाउ इंटीग्रेटेड, तो फिर फाई का मान आ गया म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन बी प्लस ए लॉग टू द बेस ई को एल एन बोलते हैं, बी प्लस ए अपॉन बी, ये आ गया। अब आप देखिए अगर ये आई भी कांस्टेंट होता, आई अगर समय का फंक्शन नहीं होता तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले तो इस पार्ट में एस सी वर्मा की ये प्रॉब्लम है, पहले तो इसने पहले पार्ट में पूछा कि फ्लक्स निकालिए पहले, हैं जब करंट ये चल रहा है, अब ये करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाई का मान आ गया म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ए अपॉन 2 पाई और ये एल एन बी प्लस ए अपॉन बी, ये आ गया, ये फ्लक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो तो इस साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टू इंटू ओमेगा पुट कर दीजिए, वही एम एफ इंड्यूस है, बस बाद बाकी टर्म तो वही रहेगी म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई और फिर ए एल एन बी प्लस ए, साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखाना पड़ेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो वो आ जाएगा ई एम एफ इंड्यूस, क्योंकि डी फाई बाई डी टी निकाल लिया आपने। तो ये इस तरह की बात हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये कोई लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर फिर कोई एक कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल, जिसके ये बी दे रखी है और ये एल दे रखी है। अब यहाँ पर आई समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आई समय के साथ चेंज हो रहा था और इसको मूव नहीं कर रहे थे। अब ये आई कांस्टेंट है और इसको मूव कर रहे हैं। अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? तो अब अपन क्या काम करें, तो ये पहले जो है ये कितनी दूरी पर है ए, और वो फिर हो गई ए प्लस एल डिस्टेंस पर। तो इसी पोजीशन में पूछिए जब ये बी से जा रहा है, तो क्या काम करें कि ये जो देगा ये जो है इसमें करंट और फिर तो यो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब अपन जाएंगे तो फिर ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल में ये स्ट्रिप ये ऐसी बन जाएगी, यहाँ से डी एक्स, तो ये ऐसी बन जाएगी, बाद बाकी फ्लक्स तो वही रहेगा। ये जो पोर्शन था वो पहले भी था, अब इस पोर्शन की जगह ये समझो ये इस वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हो गया इसके बदले वो। ये कॉइल पहले यहाँ तक थी ना, ये यों और यों थी, अब यों है, तो ये पोर्शन तो पहले भी था, ये वाला ये तो पहले भी था और ये अब भी है, तो इसकी जगह ये हो गया। तो ये तो पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था है उसकी जगह ये हो गया, तो इसमें इस फ्लक्स में से इस फ्लक्स को माइनस कर दो, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। और ये डी टी समय में हुआ क्योंकि मैंने इसको डी एक्स खिसकाया डी टी समय में, फिर मैं उससे डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखिए जब ये ए दूरी पर है और तो ए डी एक्स, तो यहाँ पर जो बी का मान है ए दूरी पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और बी डी एक्स, ये फ्लक्स है। इस फ्लक्स के बदले वो फ्लक्स हो गया कितना, म्यू नॉट आई 2 पाई ए बी, ए नहीं है ये, अब ये है ए प्लस है और ये बी डी एक्स। अब इस फ्लक्स में से इसको माइनस कर दीजिए, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये फ्लक्स में चेंज आ गया है, इस फ्लक्स की जगह ये हो गया। वैसे तो फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो मुझे तो केवल मैग्नीट्यूड आपको डिटरमाइन करना बताना है कि इस फ्लक्स की जगह अब ये वाला फ्लक्स हो गया। पहले ये जो कॉइल थी वो अब भी है, ये एरिया तो पहले भी था और अब भी है। अब ये तो फ्लक्स में चेंज, इसको डिवाइड कर दो बाई डी टी, तो ई एम एफ इंड्यूस की मैग्नीट्यूड आ गई ई एम एफ इंड्यूस की। तो आप देखोगे इसमें क्या, उधर डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी है
तो क्या आंसर हो जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2b 2 पाई, ये तो है ही, डी एक्स अपॉन डी टी, जो डी एक्स अपॉन डी टी, जो डी एक्स कॉमन आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह v लिख दो। अब ये 1 अपॉन ए में से इसको माइनस कर दो, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए प्लस एल माइनस ए प्लस एल माइनस ए, तो एल बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये ए इंटू ए प्लस एल। ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया, जैसे ईएमएफ इंड्यूस की मैग्नीट्यूड आ गई। तो हर बार में आप एक ही बात देख रहे हो कि उस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होने की रेट क्या है, ये बात देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अब देखिए आप, अब ये जो है, अभी ये था, ये क्या कहना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअल में क्या है कि अगर किसी कॉइल से करंट पास करा जाए, उस करंट के पास करने से यहाँ पर बी होगा, बी के कारण फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक करेगा। तो मतलब आई करंट से यदि फाई फ्लक्स लिंक कर गया कॉइल से खुद सेल्फ, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो आई से अगर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि आई के जो बी प्रोड्यूस होता है आई के कारण, वो बी आई के प्रोपोर्शनल होता है और ज्योमेट्रिकल कन्फिगुरेशन के, तो वो कितना रेडियस है क्या है। जैसे आप देखो इसके सेंटर पे बी का मान निकाला तो क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन, सर्कुलर कॉइल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये होता है ना बी। तो आपने क्या देखा कि वो बी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। बाद बाकी तो ये म्यू नॉट और 2a, ये तो फॉर गिवन रेडियस, ये तो कांस्टेंट है गिवन, तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाद बाकी ये जो है बी का मान आई के प्रोपोर्शनल है। फिर बी गुणा एरिया से, बी वैसे हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, तो चलो ठीक है, तो बी गुणा एरिया अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो बी गुणा एरिया फ्लक्स हो जाएगा इससे, तो फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि बी आई के है तो बी गुणा एरिया भी आई के है, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई बराबर एल आई। इस एल को ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो उसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर कॉइल की पर डिपेंड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई फार्मूला तो हम नहीं निकाल सकते कि भाई इतना ऐसी कॉइल है और ट्रायंगुलर है और इस तरह से 10,000 टर्न्स हैं, बताइए उसका क्या होगा। तो उसका एक तरीका होता है कि आप उसको करंट पास करके मैग्नेटिक फ्लक्स मेज़र कर लीजिए, फिर फ्लक्स में करंट से डिवाइड कर दीजिए, एल आ गया। बोला फ्लक्स भी मेजर नहीं हुआ तो फिर आप उसको एक काम और कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज करिए, तो चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ को नाप लीजिए, तो ईएमएफ इंड्यूस, तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी फाई बाई डी टी बराबर हो गया एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई, तो यहाँ से तो आई ऐसे डिफाइन होता है फाई अपॉन एल, मतलब कैसे डिफाइन होता है, एल बराबर फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। तो कैसे डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को, कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल when unit current is flowing through the coil, I is equal to 1 ampere at that position, L is equal to 5, मतलब L वो फाई है जब आई एक है, खत्म बात। अब यहाँ क्या देखेंगे कि डी फाई बाई डी टी जो है, इसको माइनस और लगा दो चाहो तो माइनस, तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस बराबर हो गया ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाई डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी विद माइनस के साइन के साथ, तो ये बराबर क्या हो गया एल। तो यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसके वन होते ही एल बराबर ईएमएफ, तो ऐसे ही यहाँ पर ये 1 होते ही एल बराबर 5, तो यहाँ डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हो, मतलब सीधी बात है कि हमने सब्जी खरीदी,
तो सब्जी खरीदी तो अमाउंट होता है रेट इनटू मास। अब हम रेट को डिफाइन करना चाहते हैं कि तो रेट क्या है, यूनिट मास का अमाउंट ही रेट है बस। एम को तो बोला हमने तो 2 kg ली, तब कैसे निकालेंगे रेट कि 2 kg का जो अमाउंट होगा उसमें 2 का भाग दे दो, रेट आ जाएगी। 2 kg का जो अमाउंट है उसका हाफ ही रेट है बस। तो ऐसे डिफाइन कर देते, ऐसे इनको डिफाइन कर देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट दी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब ये इसमें ये वही पार्ट प्ले करता है सेल्फ इंडक्टेंस जैसे मैकेनिक्स में मास करता है, क्योंकि इसमें नेचर होती है इनर्शिया अपनी। तो इसमें जो करंट जो होगा, अगर करंट नहीं है तो करंट के ग्रोथ होने में का ये अपोज करेगा, और करंट है तो करंट के ख़त्म होने का भी अपोज करेगा। तो अब जैसे मास है, जितना ज़्यादा मास है उसके अपोज करने की उसमें उसकी पोजीशन में चेंज, उसकी वेलोसिटी में चेंज करने के अपोजिशन की उतनी ही ज़्यादा नेचर होती है जितना ज़्यादा उसका मास होता है। मतलब एक्सेलरेशन, मतलब उतना ही फोर्स लगाने पर ज़्यादा मास में कम एक्सेलरेशन होगा, कम मास में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो मास में क्या नेचर है, इनर्शिया। मोर मास लेस एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो अगर इनर्शिया यहाँ पर जो ये जो है मैग्नेटिक इनर्शिया, तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं मैकेनिक्स और उसको मिला के। तो अब आपको बताता हूँ कि ये जो है इधर मैकेनिक्स और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी ले लो आप, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गई और मैग्नेटिज्म वगैरह सब आ गई है। तो अब आप देखें मैकेनिक्स में जो पार्ट प्ले मास करता है वो है एल करता है। यहाँ पर जो है आप यहाँ से कंपैरिजन करते चले, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज होती है, तो हाफ Li² होती है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ Li² है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और है, p²/2m वेयर p² इज मोमेंटम। तो यहाँ पर Li जो है वो फाई है, क्योंकि अभी तुम्हारे फार्मूला पढ़ा है फाई बराबर Li। तो यहाँ पर ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला हो जाएगा वो φ² का φ²/2L, क्योंकि Li फाई बन जाएगा। तो फाई वही पार्ट प्ले करेगा जो यहाँ पर P है, वो वहाँ पर पार्ट प्ले कौन करेगा कि फाई इज रिप्लेस्ड बाई फाई, P इज रिप्लेस्ड बाई फाई। P जो है यहाँ क्या है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, वहाँ क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब और चीज़ आप देखो कि यहाँ पर ये जो V कैसे आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो I यहाँ कैसे आया था dq/dt। तो जो यहाँ पार्ट प्ले टाइम करेगा वो यहाँ टाइम करेगा, तो टाइम का तो दूसरा कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। तो V जो है dx/dt है, तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ पर चार्ज है। अब आ जाइए आप स्प्रिंग पे। स्प्रिंग में एनर्जी होती है हाफ kx²। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर में एनर्जी होती है, तो यहाँ पर स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वही वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग एक्सटेंडेड है या कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग को एक्सटेंड करने या कंप्रेस करने में अपने को वर्क करना पड़ा है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी द स्प्रिंग। तो यहाँ पर भी क्या है कि कैपेसिटर को चार्ज करने में है, तो जो वर्क करना पड़ा है दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो वो क्या है Q²/2c। नाउ कंपेयर, तो हाफ तो यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है। तो x की जगह यहाँ Q है, तो यहाँ x की जगह Q है, तो यहाँ k की जगह 1/c है। तो जो यहाँ पार्ट प्ले k करता है वो यहाँ पर कौन करेगा 1/c। इंडक्टेंस की जगह क्या आ गया था। अब आपने देखा होगा कि SHM के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑसिलेशंस होते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी में, तो जो ऑसिलेटर है यहाँ पर उसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड से अपन कंपैरिजन करते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ क्या होता है 2π/m/k। तो इसको ऐसे समझा करो, कभी भूल जाओ कि आप इसको ये देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको खींच के छोड़ दिया गया। नाउ इट स्टार्ट SHM, क्योंकि इस पर रीस्टोरिंग फोर्स है वो x के प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो पार्टिकल जो मोशन करता है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली में क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, और जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम के, मास और स्प्रिंग सिस्टम, तो वो यहाँ पर एल सी ऑसिलेशंस होते हैं। तो अब आप इसका फार्मूला आप कंपैरिजन करके लिख सकते हो। बोला कैसे, मास इज रिप्लेस्ड बाई एल और के इज रिप्लेस्ड बाई यहाँ पर 1/c, तो यहाँ के की जगह 1/c कर दो, मास की जगह एल कर दो, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा 2π√LC। जहाँ पर एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके उसको इंडक्टर से जोड़ देंगे हैं, और अगर कोई वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, अपन आइडियल केस मान लेते हैं, आइडियल तो यहाँ भी मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये इन्फाइनाइट समय तक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा विद दिस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन में लगा समय। तो यहाँ पर क्या होता रहेगा, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कैपेसिटर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब फिर खत्म होने लगेगी तो मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये चक्कर है। अब मानो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए है, तो इसमें जो टोटल एनर्जी है वो हाफ के ए स्क्वायर हो, लेकिन जिस समय इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस समय काइनेटिक जीरो होगी। ऐसे ही यहाँ का हाल है कि अगर कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज, उस पर जब Q0 आ गया तो उस समय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो चल रहा होगा, उस समय मैग्नेटिक एनर्जी जीरो चल रही होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, Q0² और फिर ये कहेगा इन प्रॉब्लम के अंदर कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी थी, तो जब ये सारी एनर्जी उसमें LC ऑसिलेशन है, ये कैपेसिटर है एंड दिस इज इंडक्टर, इंडक्टर का ये सिंबल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, ये C है। तो जब इसमें मैक्सिमम एनर्जी है तो इसमें करंट का मान जीरो है, इसमें एनर्जी करंट के कारण होती है और इसमें एनर्जी ड्यू टू चार्ज होती है। जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, और जब मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी तो उस समय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा पे उसके डिफरेंशियल जीरो ही होते हैं। तो हमसे कह दे कि ये पूरी जो है ये यहाँ बदल गई और Q0 इसका मैक्सिमम चार्ज था, तो बताओ करंट का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है। करंट का मान मैक्सिमम उस समय होगा जिस समय इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो गई होगी और उस समय सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, तो उस समय हाफ LI0² बराबर कर देंगे Q0²/2C। तो I0 मतलब I मैक्सिमम का माना जाएगा। फिर कभी कह देगा कि उस समय करंट क्या है जब आधी एनर्जी इसके पास है आधी एनर्जी इसके पास है, तो बड़ा सिंपल है, इसका आधा फिर कर दो, इसका आधा करके हाफ LI² के बराबर कर दो, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एनर्जी है, व्हेन द चार्ज इज मैक्सिमम एनर्जी, उस समय करंट का मान जीरो है, तो इसका फिर आधा करके हाफ LI² कर दो, तो उस समय का करंट आ जाएगा। तो ये LC ऑसिलेशंस हैं। एल यहाँ का वही पार्ट प्ले करेगा जैसे मैकेनिक्स में मास कर रहा था, और यहाँ का इस तरह की बात है, और यहाँ का 1/c और K इक्विवेलेंट है, और यहाँ का x और उधर का Q इक्विवेलेंट है। x का डिफरेंशियल यहाँ पर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर Q का डिफरेंशियल जो क्या होता है, करंट होता है, तो x का डिफरेंशियल वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी का मेल किससे खाएगा, करंट से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट Q से है, तो x का डिफरेंशियल का रिप्लेसमेंट Q के डिफरेंशियल से है, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, क्योंकि टाइम का रिप्लेसमेंट तो टाइम ही है। तो ये एनालिसिस अपने को सीखनी चाहिए। तो ये कुछ आपके समझ में आ रहा है, आना चाहिए भाई। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा गया फाइंड द अब ये है अपना कि कोई बैटरी है, अब एक रेजिस्टेंस लिया और एक इंडक्टर लिया और इसको t = 0 पर इसको स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही इसमें ये करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी बात बताई थी कि इसमें करंट आते आते आएगा, क्योंकि ये इंडक्टर तो इनर्शिया है, तो करंट जीरो है, तो t = 0 पर जीरो ही रहेगा, आते आते आएगा। तो जैसे ही अपन इसको स्विच क्लोज करेंगे तो करंट का मान जीरो होगा। जब करंट का मान जीरो होगा तो t = 0 पर करंट का मान जीरो होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR होता है। तो जब t = 0 पर करंट जीरो है,
क्यों जीरो है? क्योंकि इस पर अभी जस्ट क्लोज करिए तो करंट आते आते आएगा, क्योंकि ये इनर्शिया है। अब मानो वो है स्कूटर, तुमने स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन वेलोसिटी जीरो पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी आते आते ही तो आएगी। और जब वेलोसिटी खूब आ गई और ब्रेक लगा दिए तो फिर जाते जाते ही तो जाएगी, एकदम थोड़ी चली जाएगी, है? तो ऐसे ही हाल है इनका, है? जाते जाते जाएगी। और टी इक्वल टू जीरो पर आपने ब्रेक लगाई, तो जिसमें ब्रेक लगाते ही वेलोसिटी जीरो थोड़ी जाएगी, इसका मतलब तुमने बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाई तो बहुत ही कम टाइम में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो स्कूटर पलट जाएगा या कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो जो है, अब इसमें सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि आप इसका किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे जनरल फार्मूला, ई माइनस आई आर, करंट मानो आई ओ है, ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मैं आपको ये लिखना भी सिखाता हूँ कि करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करो तो माइनस आई आर लिखो, और करंट की डायरेक्शन में इंडक्टर को क्रॉस करो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर कैपेसिटर का भी मैं बताऊँगा, कैपेसिटर का भी एक मेथड है। क्या? कैपेसिटर को ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस, यूँ क्रॉस करो तो क्यू बाई सी लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस यूँ, और यूँ क्रॉस करो, इधर क्रॉस करो तो नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, सी का माइनस क्यू बाई सी। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हमने लिखा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। अब इसमें अपने को आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्ट लिख देना चाहता हूँ कि करंट का मान एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये आता है ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, ये फार्मूला आता है। तो आप इस फार्मूले को चेक कर सकते हो कि टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो आएगी। टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ई पे जीरो 1, 1 माइनस 1 इज जीरो, फिर से जीरो आ गई। अब जैसे करंट ग्रोथ होता चला जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो करंट के ग्रोथ होने की रेट घटती जाएगी। ये समझ में आई नहीं आई, ये मेरे नहीं, क्योंकि ये तो एक फिक्स है वोल्टेज, जो कि तो सेल का ई एम एफ, तो अगर ये मानो 10 वोल्ट का है, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो सारी की सारी 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, तो इसके पास तो एल डी आई बाई डी टी होती है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है शुरू में। अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट का ग्रोथ होने लगा, करंट बढ़ने लगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आने लगी, तो 10 वोल्ट में से अब इसके पास 2 वोल्ट आ गई, तो इसके पास 8 वोल्ट रहेगी, 8 वोल्ट रहेगी तो डी आई बाई डी टी का मान, एल डी आई बाई डी टी का मान 8 के बराबर होगा। पहले एल डी आई बाई डी टी का मान 10 के बराबर था, तो डी आई बाई डी टी कम होता चला जाता है। तो करंट जैसे बढ़ता चला जाता है, करंट के इंक्रीज होने की रेट कम होती चली जाती है, इसलिए थॉर्टिकली इन्फाइनाइट समय लेता है। करंट जैसे बढ़ता जाएगा और करंट के ग्रोथ होने की रेट घटती जाएगी, तो ये इन्फाइनाइट समय लेगा ये करंट पहुंचने में, आई बराबर ई बाई आर। अब देख लो, टी इक्वल टू आप इन्फिनिटी पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, ई पे माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये आई बराबर ई बाई आर आ जाएगा, और ये जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जैसा एक वायर हो, क्योंकि इसके अक्रॉस तो वोल्टेज है ही नहीं, तो सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो इसके ग्राफ में क्या है आपको ये तो पता ही है कि शुरू में टी इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो है, तो इसका ग्राफ यूँ जाएगा। अब ग्राफ यूँ क्यों गया, यूँ क्यों नहीं गया, आपको पता है कि मैक्सिमम करंट ई बाई आर है, तो जो करंट आई बराबर जो ये होगा, जो ई बाई आर, ये इसका असमटोट्स होगा। अब मैं असमटोट के बारे में बताऊँगा। असमटोट क्या होता है, जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे, टेंड्स टू टच है। अगर ये यूँ होता तो फिर करंट मतलब इन्फाइनाइट समय पे इन्फाइनाइट हो जाता, यूँ बढ़ता जाता इन्फाइनाइट, लेकिन इन्फाइनाइट समय पे करंट है फाइनाइट, लेकिन वो वैल्यू मैक्सिमम है, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या है, ई बाई आर। तो ये टी ई बाई आर वर्सेज ऐसा ग्राफ है। अब ग्राफ के और भी तरीके होते हैं कि आप जानना चाहो कि इसका स्लोप जो है, आप इसको डी आई बाई डी टी जब आप निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी आई बाई डी टी है, तो डी आई बाई डी टी आप देखोगे कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका स्लोप जो है जीरो आ रहा है, क्योंकि पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ई बाई आर तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ई पे माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा, फिर इसको ले आओगे -1 अपॉन एल बाई आर, और फिर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशियल
डिफरेंशिएट करने के बाद इसका डिफरेंशियल डी.I/dt एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। इसका मतलब पक्की बात है कि ये कर्व, इस कर्व को ये इन्फिनिटी पर टच करेगा, और जो लाइन किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है उसको असमटोट्स कहते हैं। तो ये इसका कर्व है। तो ये LR सर्किट था, और ये ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट टॉपिक का नाम था। तो मैंने पहले पूरा पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। नेक्स्ट, अब जब ये इसमें करंट ग्रोथ हो गया तो रेजिस्टेंस के द्वारा ही इसको डिके कर रहे हैं। तो डिके करने पर क्या फार्मूला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिके करने पर देखो आप, अब ये इसमें करंट कहीं इधर से पहले अपन ने इस सर्किट में जोड़ के एकदम उधर कनेक्ट कर दिया था। जैसे ये बैटरी है, बैटरी, तो ये स्विच हमने इसको ग्रोथ ऑफ करंट कर लिया है। यहाँ रेजिस्टेंस कोई मतलब R था, और ये L था, ये E था। अब इसको ये यहाँ पर था कनेक्टेड, और यहाँ से खट से यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, और इधर एक रेजिस्टेंस तैयार था कोई दूसरा ये R और ये R, और इसको इधर से क्या करा, इधर जोड़ दिया। तो अब इसको इधर से इधर के, हाँ ये पहले जुड़ा हुआ था, तो ये यहाँ से ऐसे था। तो पहले ये ग्रोथ ऑफ करंट हो गई यहाँ से, और यहाँ से काट करके इसको यहाँ जोड़ दिया। अब इसका करंट जो है वो, और इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ ले लीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो इस R के थ्रू तो इसमें ग्रोथ हुआ था। अब इसको इधर जोड़ देंगे, इधर की जगह इधर जोड़ देंगे, तो इसके थ्रू ये करंट डिके होने लगेगा। तो डिके का फार्मूला क्या है, अब इसमें जो करंट बना था जो मैक्सिमम वो था E/R। तो बोला जब इसको ग्रोथ कर रहे होंगे तो ग्रोथ करने के बाद इन्फाइनाइट समय तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अरे वो सब इन्फाइनाइट, सब थ्योरेटिकल बात है। जब इसने कह दिया कि हमने इसमें करंट ग्रोथ कर लिया है, तो आप इसको ये मानो कि इन्फाइनाइट समय एक्चुअल में यहाँ इन्फाइनाइट नहीं होते, ये सब चीज़ रिलेटिव है। 5-7 सेकंड में ही 99% इसमें करंट ग्रोथ हो जाता है, और जो 1% बचता है वो भी 10-20 मिनट करीब इन्फाइनाइट हो जाता है। तो सुनिए, आप इधर जोड़ दिया, तो इसमें कितना करंट था मैक्सिमम E/R। तो यहाँ पर डिके का जो फार्मूला आएगा वो ये आता है E/R, क्योंकि करंट तो इतना ही था ना मैक्सिमम। तो 1 नहीं है, माइनस नहीं है, e⁻t/L/R1, क्योंकि डिके हो रहा है थ्रू R1, तो यहाँ R1 आएगा, बस ये फार्मूला। अब इसका डिके का क्या फार्मूला होगा इस करंट का, तो इसमें सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी, ½ Li²। कितना था, E/R। वो इन्फाइनाइट समय में हीट में ख़त्म हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी और हीट हवा में चली जाएगी तार। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा करंट, ये होगा I वर्सेस T, और ये होगा E/R, e⁻t/L/R। तो अब आप देख लीजिए कि t=0 पर इसमें जो ये करंट है कि E/R है, t=0 पर E/0 तो ये करंट क्या है, E/R, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे और t टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, और डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t इस I को, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो di/dt का मान 0 आ जाएगा। मतलब ये जो लाइन है ना, ये खुद t एक्सिस, टाइम का जो एक्सिस है, ये एक्सिस खुद असमटोट है उसका, किसका, IT कर्व का। IT कर्व मतलब हाउ द करंट इज चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड IT कर्व, I वर्सेस T। तो ये इस तरह से मैंने आपको ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट, तो LR सर्किट में किसी बैटरी के द्वारा इसमें ग्रोथ कर लिया, और फिर उसको इसके द्वारा उसको, अच्छा फिर इसने कहा कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसका जवाब है ½ और ½ क्या है, L तो L है, I क्या है, E/R। मैक्सिमम जो करंट था ये विशेष। फिर कभी कभी ये पूछ लेगा, इन्हीं पे सवाल बनाते रहते हैं कि अच्छा t इतने सेकंड पे कितना करंट हो गया, तो पुट्टी तो करनी है वैल्यू। अब ये L/R1 कहलाता है टाइम कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन टाइम की तो होती है, किसी पे पावर आपने देखी होगी डायमेंशन लेस होती है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि 10⁻² kg, कि 10⁻² मीटर, मतलब पावर तो डायमेंशनल लेस ही होती है, किसी पे पावर है तो ये डायमेंशन लेस है। तो ये डायमेंशन लेस इसलिए